अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। मैं हूं अवैस खान और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें कहती है दिस लॉ स्टेट दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स in the universe, and the force is directly related to the magnitude of masses and inversely related to the square of the distance between them। ये ला हमें ये स्टेट करती है कि जो यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मासेस हैं, दो मासेस आपने कंसीडर कर लिए, वो दोनों मासेस अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे with a force, and that force is called gravitational force। और वो जो फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली रिलेटेड होगा। इस लॉ के दो पार्ट्स हैं। वो फोर्स डायरेक्टली रिलेटेड होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस, इनके मासेस के प्रोडक्ट को। ठीक है, एक मास और दूसरे मास के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को इनवर्सली रिलेटेड होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात के आर के ऊपर ना 1 लिया गया, ना 3, ना 4, ना 6, ना 7, ओनली 2 लिया गया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, दैट्स व्हाई न्यूटन ने कहा कि दो मासेस आप जो भी कंसीडर कर लें, वो दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली रिलेटेड होगा किस चीज को? वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस, और इनवर्सली रिलेटेड होगा। ये दो मासेस मैंने कंसीडर कर लिए, इनके दरमियान एक फोर्स होगा, और वो फोर्स जो है वो इसके m1 और m2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और इनवर्सली रिलेटेड होगा इन दोनों के दरमियान में जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मैथमेटिकली और एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं, आप ये नोट कर लीजिएगा। मिटा दूं? ठीक है, F is directly related to M1, M2, ठीक है, and F is inversely related to R square। This is equation first, this is equation second। Compare equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, F is directly related to M1, M2 divided by R square। यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। जब प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन खत्म होगा तो यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट? दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड जी। एंड व्हाट इज जी? ये जी क्या है? जी देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जी की वैल्यू हम निकालते हैं। जी इज इक्वल टू, ये देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। m1 नीचे आएगा, m1 और m2 नीचे आएंगे, जी अकेला रह जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास जी, ये देखिए जी m1 m2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी। f r स्क्वायर, इस साइड को m1 m2 से डिवाइड कर ले, इस साइड को भी m1 m2 से डिवाइड कर ले। ठीक है, g विल बी इक्वल टू f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। जी है जब दो मासेस आप कंसिडर कर लें और दोनों मासेस एक एक किलोग्राम हो, दो मासेस कंसिडर कर लें और वो एक एक किलोग्राम हो और 1 स्क्वायर मीटर के डिस्टेंस में रखे गए हो। ठीक है, तो इनके दरमियान में जो फोर्स है उसको न्यूमेरिकली हम क्या कहते हैं? जी कहते हैं। और उस जी की वैल्यू आई है हमारे पास जब आप कंसिडर कर लें, तब जब क्या m1 हमारे पास बराबर हो 1 किलोग्राम। ठीक है, m2 हमारे पास बराबर हो 1 किलोग्राम, साथ ही साथ जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर के बराबर हो, तो इनके दरमियान में जो फोर्स होगा उस फोर्स को एक न्यूमेरिकली वैल्यू दी गई है। ठीक है, कांस्टेंटली वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। यानी आप एक मास कंसीडर कर ले m1 1 किलोग्राम का, दूसरा भी m1 1 किलोग्राम, यानी ईच मास एक एक किलोग्राम के होंगे। ठीक है, और डिस्टेंस जो इनके दरमियान होगा वो 1 मीटर होगा, तो इनके दरमियान कुछ फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उस फोर्स को एक न्यूमेरिकली वैल्यू दी गई है, न्यूमेरिकली मीनिंग कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, और वो कांस्टेंट वैल्यू बराबर है हमारे पास, जिसको हमने कांस्टेंट कहा, तो कांस्टेंट को हमने जी कहा, और वो हमारे पास बराबर है 6.67 जब 10 की ताकत या -11। ठीक है, ये है जी। अब आपको मैं बताऊं कि हर दो मासेस, अगर मैं कहूं कि इस बोर्ड और मैं कंसीडर इस बोर्ड और ये जो
मार्कर है, इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, ठीक है। तो उसके बारे में बताता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, बता दू, ठीक है। मैंने दो बॉडी कंसीडर की, M1 जिसका मास मैं कंसीडर कर लेता हूं, ज्यादा कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। चलो 5 किलोग्राम कंसीडर कर लेता हूं। M2 को मैं कंसीडर कर लेता हूं 10 किलोग्राम, और इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लेता हूं, 2 मीटर, ठीक है। R को मैं कितना कंसीडर कर लेता हूं, 2 मीटर। तो इनके दरमियान में फोर्स कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, और ये दो बॉडी अपने आप को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही हैं। देखिए आप, F किसके बराबर है, F हमारे पास बराबर है G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर F। वैल्यूज पुट कीजिए, G की वैल्यू क्या है, अभी हमने वो निकाली है 6.67 जरबे 10 की ताकत -11 इंटू M1 कितना है 5 किलोग्राम, M2 कितना है 10 किलोग्राम, डिवाइड बाय इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 2 स्क्वायर, ठीक है। F इज इक्वल टू, अब देखिए 10 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6.67 जरबे 10 की ताकत -11 इनटू 10 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4, ठीक है। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूं। चलिए, ये 4 को F इज इक्वल टू, जब 6.67 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 83.7375 आएगा, जब 10 की ताकत माइनस, या ठीक है। तो आप देख लीजिए इसकी पावर -11 आई है, यानी 0.00000083 न्यूटन फोर्स है इन दो बॉडीज के दरमियान। तो वो निग्लेजिबल के बराबर है, इसलिए ये दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है। चलिए जी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ, ये तकरीबन सेम ही थिंग है, जैसे कि हमने कंसिडर किया M1 मास और यहाँ पर कंसिडर किया M2 मास। न्यूटन थर्ड लॉ में एक्सप्लेन ये किया गया था कि M1 जो है ये एक फोर्स अप्लाई करेगी, एक एक्शन करेगी जब M2 पर, ठीक है। जब M1 जो है वो एक्शन करेगी M2 पर, तो M2 रिएक्शन करेगा M1 पर विद सेम मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इसीलिए जो हमने माइनस लगाया था वो क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहती है कि जब M1 M2 को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, विद अ फोर्स, फोर्स से अट्रैक्ट करेगी M1 M2 को या M2 M1 को, ठीक है। और जो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी ये जो M1 है ये एक एक्शन करेगा तो उसका रिएक्शन भी आएगा, ठीक है। यानी वो एक्शन कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो M2 भी वापस उसी को अट्रैक्ट करेगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दरमियान ये कुछ रिजेंबल्स थे, ठीक है। क्योंकि यानी M1 M2 पर कोई फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो M2 वापस उस पर कोई फोर्स लगाएगी, उसी फोर्स से उसी को अट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा आप ये बात याद रखिए, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सॉरी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है। इसके अलावा ये लॉन्ग रेंज, यानी इसके जो not affected by medium, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, साथ ही साथ में ये नॉट अफेक्टेड बाय, किस चीज पर इफेक्ट नहीं करती, मीडियम पर इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। और इसके अलावा, सॉरी एक मिनट, ओनली अट्रैक्शन के बारे में ये कहती है, ठीक है, नो रिपल्शन।
रिपल्शन के बारे में इधर कोई बात नहीं है, अट्रैक्शन की बात सिर्फ करेगी, ठीक है। इसके अलावा एक कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉट अफेक्टेड बाय मीडियम पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये थी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बातें, और फिर कुछ रिजेंबल्स थी जो थर्ड लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्रिप्शन बटन आप नहीं दबाए तो प्लीज दबाइए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। थैंक यू।